नमस्ते। लर्न टर्किश टीम के पास एक खुशखबरी है। हमने हर भाषा के लिए एक अलग चैनल खोला है। अब से हिंदी बोलने वालों के लिए हमारे सभी तुर्की सबक सिर्फ इसी चैनल पर होंगे। चलिए अपना पहला सबक शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों और लर्न टर्किश चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको तुर्की भाषा के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। जानें कि यह किस प्रकार की भाषा है, व्याकरण की सभी मूल बातें, अंग्रेजी भाषा के अंतर देखें और आप यह भी तय करने में सक्षम होंगे कि क्या यह कठिन है या आपके सीखने के लिए एक आसान भाषा। तो बने रहो। पहली बात जो मैं वास्तव में व्याकरण के बारे में बोलने से पहले बताना चाहता हूँ वह यह है कि तुर्की तुर्क भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका अर्थ है भले ही यह आंशिक रूप से यूरोप में और आंशिक रूप से एशिया में स्थित है, लेकिन यह एक यूरोपीय भाषा नहीं है और यह नहीं है या तो एक अरबी भाषा, जो तुर्की के बारे में एक बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत से लोग मानते हैं कि तुर्की एक अरबी भाषा है। यह नहीं है। तुर्क और तुर्की भाषा की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। यह 700 वर्ष से अधिक पुरानी भाषा है। लगभग 100 साल पहले आधिकारिक भाषा ऑटोमन तुर्की थी, जो फारसी और अरबी से अत्यधिक प्रभावित थी, और वर्णमाला भी अरबी वर्णमाला ही थी। हालांकि 1928 में आधुनिक तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा केमाल अतातुर्क लैटिन वर्णमाला को अपना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप साक्षरता दर आसमान छू गई। और ऐसा करके वह यह भी चाहते थे कि बहुत सारे अरबी और फारसी शब्दों को तुर्की शब्दों से बदल दिया जाए। इसलिए कुछ पुराने तुर्की शब्दों को वापस जीवन में लाया गया और कुछ नए शब्दों का भी निर्माण किया गया। लेकिन कुछ अरबी और फारसी शब्द आज भी तुर्की में मौजूद हैं, और इसी कारण से कभी कभी हमारे पास एक ही अर्थ वाले दो शब्द होते हैं और हम उन दोनों का समान रूप से उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास बसित और कोलाई, जिनका तुर्की में अर्थ आसान है, या हमारे पास हाफिजा और बेल्लेक, जिनका तुर्की में अर्थ स्मृति है। और अधिकांश समय हम वास्तव में शब्द की वास्तविक उत्पत्ति से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए हम बस उन दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अधिकांश लोग पूछते हैं, क्या तुर्की भाषा मेरे लिए सीखना कठिन है? खैर, यह निर्भर करता है, क्योंकि तुर्की एक समूहात्मक भाषा है और मुझे इसे इस तरह से कहना चाहिए, यह पूरी तरह से अलग तरह की भाषा है। जब आप मूल अंग्रेजी भाषी होते हैं या जब आपकी मातृभाषा लैटिन भाषा या यूरोपीय भाषा होती है, तो आपको तुर्की में सोचने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह संरचनात्मक रूप से भिन्न है। खैर, मैंने आपको यह पूछते हुए सुना है कि एग्लूटिनेटिव भाषा का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि तुर्की वास्तव में किसी वाक्य में अर्थ जोड़ने के लिए शब्द जोड़ना पसंद नहीं करता है। यह उपसर्गों और प्रत्ययों को जोड़ता है और इस प्रकार उन अन्य भाषाओं की तुलना में भिन्न तरीके से व्यवहार करता है, जिन्हें आप जानते होंगे। मैं आपको उस पर एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए, आरामदायक शब्द तुर्की में राहत। यदि आप असुविधाजनक कहना चाहते हैं तो आप रहतसिज कहते हैं, राहतसिज। यदि आप कहते हैं राहतसिजलिक, तो आपके पास अचानक एक संज्ञा आती है और कहते हैं असुविधा। यदि आप कहते हैं राहतसिजलिकलार, तो यह बहुवचन बन जाता है। तब आप कह सकते हैं राहतसिजलिकलर, जिसका अर्थ है उनकी परेशानी। राहतसिजलिकलरंदान का अर्थ है उनकी असुविधा के कारण, राहतसिजलिकलरंदामिश। और फिर आप कुछ रिपोर्ट किया हुआ भाषण दे सकते हैं और कह सकते हैं, जिसका अर्थ होगा यह उनकी असुविधा के कारण था। इसीलिए तुर्की में हमारे पास ऐसे शब्द हो सकते हैं जो एक शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है, मानो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हम आसानी से असफल लोगों का निर्माता नहीं बना पाएंगे। खैर, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कोई आम तुर्की शब्द नहीं है और हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं, तो चलिए, यह आपको परेशान नहीं करता। तुर्की के बारे में सबसे सराहनीय बात यह है कि यह एक लिंग तटस्थ भाषा है। हमारे पास कोई लिंग नहीं है, इसलिए आप तुर्की में वह यह नहीं कर सकते। आप बस ओ कहें, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह यह, लेकिन लिंग के बिना। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में जब मैं कहता हूँ वह जा रहा है, आप बता सकते हैं कि यह एक पुरुष व्यक्ति है ना? लेकिन तुर्की में यह ओगिदियोर होगा। इसलिए केवल वाक्य को देखकर आप यह नहीं बता पाएंगे कि यह एक पुरुष है, एक महिला है, एक ट्रांसजेंडर है, एक जानवर है या शायद कोई वस्तु है। और यह बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में और अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? हम सिर्फ संदर्भ को देख सकते हैं
और तुर्की के बारे में अच्छी बात ये है कि हमारे पास लेख नहीं है। द शब्द तुर्की में मौजूद नहीं है। आपको वास्तव में अन्य भाषाओं के बारे में भी सोचना होगा, न केवल अंग्रेजी बल्कि उदाहरण के लिए जर्मन में 3 लेख हैं जिससे सीखना वास्तव में कठिन हो जाता है। लेकिन तुर्की में जब आप कार कहना चाहते हैं तो आप बस अरबा कहते हैं जो कार और कार है। तो धन्यवाद तुर्की। अंग्रेजी क्रियाओं के विपरीत तुर्की क्रियाओं को संयुग्मित किया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने वालों को यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि तुर्की में जर्मन या स्पेनिश के विपरीत कोई भी अनियमित क्रिया नहीं है। यदि आप जर्मन या स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो आपको क्रियाओं को संयोजित करना आना होगा और फिर आपको सभी अनियमित क्रियाओं को याद करना होगा, और यह लोगों को पागल कर देता है। जहाँ तक बात आती है तो तुर्की कहीं अधिक आसान है। ठीक है, यहाँ तुर्की के बारे में एक और तथ्य है। तुर्की एक ध्वन्यात्मक भाषा है। हालांकि कई लोग दावा करते हैं कि ऐसा नहीं है। यह हाँ है। हम कह सकते हैं जितनी भी भाषाएं मैं जानता हूँ उनमें से यह ध्वन्यात्मकता के सबसे करीब है, लेकिन यह बिल्कुल वैसी नहीं है। मैं इस बारे में तब बात करूंगा जब मैं तुम्हें वर्णमाला सिखाऊंगा। आप देखेंगे और समझेंगे। हम तुर्की बोलने वालों को 2 भागों में बांट सकते हैं। 1, हमारे परिवार और दोस्तों के साथ अनौपचारिक बातचीत। 2, सहकर्मियों और अजनबियों से औपचारिक और विनम्रता से बात करें। किसी से पूछना आप कैसे हैं, अगर हम कहना चाहें। हमारा मित्र पूछता है नसलसन और अजनबी पूछता है नसलसनस, हम कहते हैं। यह सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। मुझे तुर्की भाषा के अन्य अंतरों के बारे में बात करने दीजिए। यदि आप अपना नाम बताना चाहते हैं तो आप पैन डेनिस कह सकते हैं। तो मैं डेनिस। आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन उदाहरण के लिए यदि आप किसी दोस्त के दोस्त से मिले हों, छू के बजाय आप मेरा नाम डेनिस है भी कह सकते हैं, बेनिम अदम डेनिस। ठीक है, यहाँ तुर्की भाषा में एक बड़ा अंतर है जिसे मैं इंगित करना चाहता हूँ, क्योंकि यह बोली जाने वाली तुर्की भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब मैंने अपना परिचय दिया तो मैंने कहा पैन डेनिस, जिसका शाब्दिक अर्थ है, इसलिए मैंने वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। ऐसा क्यों? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे कहने का वास्तविक तरीका पैनडेनिज्म, क्योंकि तुर्की में बी शब्द ओलमाक, और यदि आप इसे जोड़ना चाहते हैं और इसे एक वाक्य में उपयोग करना चाहते हैं तो आपको बेन कहना होगा, पैनडेनिज्म। हालांकि हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। आप वास्तव में बहुत से लोगों को इस तरह से कहते हुए नहीं सुन सकते। इसलिए बोली जाने वाली तुर्की भाषा में बहुत से मामलों में क्रिया होना अनावश्यक हो जाती है। इसे इस तरह से उपयोग करना 100% व्याकरणिक रूप से सही नहीं है, लेकिन हम बोली जाने वाली तुर्की भाषा में यही करते हैं। मैं हूँ शब्द का सही प्रयोग किए बिना मैं हूँ कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा करते हैं और यह गलत नहीं लगता। यही कारण है कि बहुत से तुर्की लोगों को अंग्रेजी सीखने और वास्तव में बी शब्द का उपयोग करने में कठिनाई होती है। यही बात तुर्की में हैव शब्द पर भी लागू होती है। हैव का मतलब साई पोलमाक, लेकिन हम आम तौर पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम इसे अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। तुर्की में है शब्द का उपयोग करने के बजाय हम आम तौर पर वार शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका शाब्दिक अनुवाद वहाँ है या वहाँ है। इसलिए यदि आप मेरे पास एक कार है वाक्य का शाब्दिक अनुवाद करना चाहते हैं, तुर्की में पैन बी अरबया साइबम, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोग ऐसा नहीं कहेंगे। हम बल्कि कहते हैं बेनिम अरबाम वार, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक कार है जो मेरी है। लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे मेरे पास एक कार है। तो यह मत सोचो कि हम अजीब हैं। विदेशियों को वास्तव में इस तथ्य की आदत डालनी होगी कि हम वास्तव में बोली जाने वाली तुर्की भाषा में होना और है शब्दों का उतना उपयोग नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अब तक आपको तुर्की भाषा के बारे में एक अंदाजा हो जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप क्या सीखना चाहते हैं कमेंट में लिखें। हमारा पहला सबक पूरा हो गया है। याद रखें, हमारी तुर्की सीरीज के अगले भाग सिर्फ इसी चैनल पर आएंगे। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। दूसरे सबक में मिलते हैं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया इसे थम्स अप देना सुनिश्चित करें, और यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, और जब हम वीडियो पोस्ट करें तो सूचनाएं प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना घंटी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Çok teşekkürler.